हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रफुल्ल महाजन और आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ आपकी जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपको बहुत आगे चल के कंपटीशन एग्जाम में काम में आएंगे और साथ ही साथ अभी जो आपकी आरजीपीवीसी सेमेस्टर एग्जाम होने वाली है उसमें ये क्वेश्चंस आपको काफी यूजफुल होंगे, काफी काम में आएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि हमारे पास में है दोनों ही लैंग्वेज में। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें यहाँ दिया हुआ है द मोशन ऑफ अ ब्लॉक कार्ट while moving on the road is an example of, है ना। इसमें हमें बताना है, अगर हम बात करें हिंदी में, कि सड़क पर चलते समय एक बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है, ये हमें बताना है। ठीक है। अब आप सभी ने देखा है सड़क पर चलते हुए बैलगाड़ी चलती है, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा है कि वो किस तरह की गति है। तो आइए, अभी हमने मोशन चैप्टर पढ़ा है और उसमें हमने विभिन्न तरह की गतियों के बारे में अभी स्टडी किया है। तो उसी से हम क्वेश्चन जनरेट करते हैं और उससे हमारा ये सवाल का जवाब तैयार हो जाएगा। तो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या ऑसिलेटरी एंड रोटरी मोशन होती है बैलगाड़ी की गति, या फिर ऑसिलेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन होती है, या फिर ट्रांसलेटरी एंड रोटरी मोशन होती है, या फिर ट्रांसलेटरी मोशन ओनली, मतलब दोलन और घूर्णी गति होती है। ए में ऑप्शन हमें ये दिया है। बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या जो ऑसिलेटरी मोशन वही आपकी दोलन वाली बात किया है, और अनुवादीय गति ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है। और सी में अगर मैं बात करूं कि ट्रांसलेटरी एंड रोटरी मोशन, जो अनुवादीय और घूर्णी गति होती है, या केवल बोला है डी में अनुवादीय गति होती है। ठीक है। अब ट्रांसलेटरी की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। आपने घड़ी में देखा होगा पेंडुलम, ठीक है। घड़ी के पेंडुलम को, या अगर नहीं भी देखा है तो एक नॉर्मली क्या काम कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे गले में ये आईडी कार्ड रखा हुआ है। अब इस आईडी कार्ड को मैंने पकड़ा है और उसको अभी तो ये इनिशियल पोजीशन पे है, बीच में है ना। अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको क्या करूंगा, जोर से धक्का दूंगा तो ये क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। चलिए देखिए, जैसे अब ये जैसे घूम रहा है तो ये कैसी गति है, तो इस गति को हम कह सकते हैं कि दिस इज द ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया। अब रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होता है भाई? रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने देखा होगा सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन घूमता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में घूमता है। ठीक है। या फिर अगर हम और कोई एग्जांपल ले, कि जैसे मैं बात करूं कि ये मैंने इसी का एग्जांपल लिया कि इसको मैंने थोड़ा गोल घुमा दिया, ठीक है, इसको होल रख दिया। अब इसके अंदर ये चले गया पैन, है ना। चलिए बड़ा पैन लेते हैं। अब इसको मैं ये घुमा रहा हूँ, जा रहा है फिर आ रहा है फिर जा रहा है, तो ये जो मोशन कर रहा है ये है इसकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है। तो आपने देखा रोटरी मोशन, तो आप सभी लोग समझते हैं रोटरी मोशन कैसे होगी भाई, कि इसे मैं ऐसा ऐसा घुमाऊं कि ये रोटरी मोशन है। या फिर अगर मैं बात करूं कि पंखे की गति, जो आपका फैन घूम रहा है उसकी गति में अगर बताना चाहूँ, फॉर एग्जांपल हम फैन को देख लेते हैं, जो फैन लगे हुए हैं आपके, ठीक है, जैसे आप देख लीजिए फैन दिख रहा है घूमता हुआ, तो ये आपकी फैन की जो गति है ये कैसी गति का उदाहरण है, ये रोटरी मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ओके। तो इसमें अभी हमें सही जवाब देना है कि हमारे इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए आइए समझते हैं। अब आप भी लगाइए क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हमारा ट्रांसलेटरी एंड रोटरी मोशन। जो आपका बैलगाड़ी चलती है उसकी जो गति होती है, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन भी करती है और रोटरी मोशन भी करती है। अब ये कैसे होती है, तो हम इसे समझेंगे कि जैसे बैलगाड़ी को आपने देखा होगा कि बैलगाड़ी में पहिए लगे होते हैं। तो बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं वो कैसी गति करते हैं, पहिए तो गोल गति करेंगे, गोल गोल घूमेंगे। ठीक है। तो ये हो गया रोटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब आगे जा रही है फिर आ रही है, मतलब वो आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि बैल एक एक कदम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं, उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कि हमारा अगला सवाल क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें पूछा है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट, सॉरी
और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा वाक्य है जो कि हमारे विस्थापन के लिए गलत दिया हुआ है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट को हम विस्थापन कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब विस्थापन या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, यह हमें बताया है। अगला हमें बताया है डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। बोला है क्या इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है। और लास्ट में बोला है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास में ये ऑप्शन दिए हुए हमें करेक्ट आंसर बताते हुए चलना है। तो चला सोचिए इसके बारे में और फिर हम बताते हैं इसके सही जवाब को। ठीक है, इसका सही जवाब अगर मैं बता दूं तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। बाकी स्टेटमेंट तो हमारे सही थे कि जो आपका विस्थापन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और कभी जीरो भी हो सकता है। और हमने जीरो कब हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ सकता है, लेकिन जीरो कैसे होता है। तो देखिए कि ये कोई पॉइंट है ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ये दूसरा पॉइंट है बी। अब ए से बी तक के मैं गया, चलिए ए से बी तक का रास्ता मैंने तय किया, मैंने इसका डायरेक्शन ही बताया क्योंकि आपको पता है कि विस्थापन में हमें दिशा भी बतानी होती है परिमाण के साथ साथ। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर आल्सो इन यूज इन डिस्प्लेसमेंट जीरो। ओके, अब मैं इसी रास्ते से रिटर्न आ रहा हूं। ओके, तो ये मेरा रिटर्न जाने का रास्ता हो गया। तो मैंने क्या काम किया, जीरो, इस कंडीशन को हम कहेंगे जीरो डिस्प्लेसमेंट, कि इस दशा में मेरा शून्य विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि शून्य विस्थापन, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, वस्तु यहां थी और आगे की ओर चले गई, यहां आ गई, तो हम कहेंगे इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। वस्तु अपनी जगह में थी, ये कहीं पीछे चले गई, तो उसको कहेंगे हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपको टर्म समझ में आ गई होगी। हमें सही सवालों को देखना, सही जवाब की तरफ तो हमारा ध्यान जाना ही चाहिए, सही जवाब तो आना ही चाहिए, लेकिन साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाकी के तीन ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं वो क्यों गलत है। इससे फायदा ये होगा हमें कि हमें एक सवाल के साथ साथ और तीन सवाल हमारे पास रेडी हो जाएंगे, हमारा नॉलेज ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में हूबहू क्वेश्चन दिखने को मिले एग्जाम में, आपको हो सकता है सवाल थोड़ा पलट के भी दे दे। तो उस कंडीशन में जब हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो ये इजीली हमें क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें बोला है डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट वाकई में जब हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, किसकी विशेषता है कि जो विस्थापन की हम जब विशेषताओं की बात करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था कि विस्थापन एक तरह से कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरी एक चीज हमने पढ़ा था, वेक्टर के साथ साथ इसका मान हमेशा क्या होता है, दूरी से कम होता है ना, एक निश्चित दिशा में चलती है और ये कम से कम समय में तय की गई दूरी होती है, इसलिए हम उसे विस्थापन कहते हैं। और दूसरी अगली विशेषता हमने पढ़ा था, ये जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट थे, इन्हें हमें ध्यान रखना है। पहला ये सदिश होगी, ये हमेशा किससे, दूरी से, दूरी से छोटा होगा इसका मान। ठीक है, दूरी बड़ी होगी विस्थापन से। ठीक है, मतलब दूरी का मान बड़ा होगा, विस्थापन मान छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में जो कि हमें स्क्रीन पे दिया हुआ है, द फॉर्मूला ऑफ द डिस्टेंसेस, दूरी का सूत्र बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्पीड इनटू टाइम, सेकंड ऑप्शन है आपका टाइम इनटू स्पीड, थर्ड ऑप्शन दिया आपका स्पीड इनटू एक्सेलरेशन एंड फोर्थ ऑप्शन दिया आपका वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, फोर ऑप्शन दिए आपको, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताते हुए चलना है। तो चला जरा सोचिए कि क्या उत्तर होना चाहिए इस सवाल का। तो इसका सही जवाब है, जो आपकी दूरी का सूत्र है वो है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम कैसे हुआ इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है चाल का, चाल बराबर होता है
दूरी बटे समय। करेक्ट। आई होप आप भी रिवाइज कर रहे होंगे, आपके मन में पहले ही क्लिक कर गया होगा। चाल को हम कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अभी हमने किसका फॉर्मूला पूछा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस को भैया यही रहने देते हैं, तो चलो बराबर के पास हमने रख दिया डिस्टेंस, और ये जो टाइम था ये चले जाएगा स्पीड के साथ में इनटू में, तो स्पीड हो जाएगा इनटू टाइम। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, स्पीड इनटू टाइम। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, इसीलिए हमारा सही जवाब है। बाकी के आंसर हमारे रॉन्ग है टोटली। ओके, तो आपको बेसिक चीजें पता रहेगी, तो आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स, आगे आने वाले डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले, या फिर वो क्वेश्चन को घुमा के दे दे, ये सारी चीजें आपसे इजीली बन जाएगी इजीली। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड, मतलब दी गई दिशा में गति को क्या कहा जाता है, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेलोसिटी, सेकंड ऑप्शन है आपका एक्सेलरेशन, सॉरी सेकंड है टॉर्क, थर्ड है आपका एक्सेलरेशन, एंड फोर्थ है आपका डिस्प्लेसमेंट। पहला दिया था वेग, दूसरा दिया था टॉर्क, तीसरा दिया था त्वरण, और चौथा दिया था आपका विस्थापन। इसमें हमें करेक्ट आंसर बताते हुए चलना है कि हमारा सही जवाब क्या होगा। तो अपने सही जवाब की ओर चलते हैं और देखते हैं। टॉर्क, सॉरी वेग, वेलोसिटी, मतलब एक निश्चित दिशा में जब कोई वस्तु चलती है ना, तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, तो द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज, जिसको कि हम वेग कहते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारा सूत्र है वेग का। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन लिख दिया हमने और बटे में समय कर दिया, तो ये हमारा वेग का सूत्र निकल करके आ गया। तो ये रही बात हमारे इस सवाल की। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, समझते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन, हमारा अंतिम सवाल है, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब जो मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की गति किसका उदाहरण होगा, ये हमें बताते हुए चलना है। हमने किसी बॉडी को छोड़ दिया और वो मुक्त रूप से अब गिर रही है छत के ऊपर, या आप देख सकते हैं इस पेन को मैं छोड़ दे रहा हूँ तो ये नीचे गिर गई। तो ये जो नीचे गिर रहे थे, तो पेन की जो गति थी, है ना, पेन को हम एक पिंड ले सकते हैं, तो ये किस तरह की गति का उदाहरण है, हमें ये बताते हुए चलना है। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकंड ऑप्शन दिया है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, थर्ड ऑप्शन दिया है कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है कांस्टेंट स्पीड। ये हमारे पास में जवाब है। ए में है समान रूप से त्वरण, दूसरा असमान या गैर समान रूप से त्वरण, फिर स्थिर गति, और डी में है निरंतर गति। करेक्ट आंसर हमें बताते हुए चलना है। तो चलिए हम करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसमें होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम कह सकते हैं कि जो मुक्त रूप से पिंड गिर रहा है तो उसकी जो गति होगी वो समान रूप से त्वरण है, या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हम उसे कह सकते हैं। इस तरह से आज के हमारे सवालों का सिलसिला ये रहा। आगे भी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।